चलिए आज हम देख लेते हैं आगे के क्वेश्चन। अब तक हम 16 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। 2024 का प्रश्न पत्र है विद एक्सप्लेनेशन, विद लाइन डायग्राम्स, विद ट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बारी। प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना तक पहुंच की रक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पारित किया गया? देखो, कोई ऑप्शन दिए गए हैं। आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923, सूचना का अधिकार अधिनियम 1923, प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867, केबल टेलीविज़न नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995। अब यहाँ आपको प्रश्न को ठीक से समझना है, बहुत ध्यान से समझना है उसकी भाषा को। दिए गए प्रश्न में फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन दोनों बातें साथ में हैं। यदि प्रश्न का मुख्य उद्देश्य एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन अर्थात सूचना तक पहुंच के अधिकार की बात करना है तो अपेक्षित उत्तर है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। लेकिन यहाँ बात सिर्फ इतनी नहीं है। देखो, आरटीआई एक्ट 2005 का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सरकारी संस्थाओं के पास उपलब्ध सूचना तक पहुँच देना और पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। प्रेस को भी सार्वजनिक महत्व की सूचनाओं तक पहुँच में इससे सहायता मिलती है। इसलिए इस एमसीक्यू में आरटीआई एक्ट 2005 इक्वल्स टू एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन तक एक्सेस चाहिए, पहुंच चाहिए, तो आरटीआई एक्ट 2005। और एकदम छोटा फॉर्मूला आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन। बच्चों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास उपलब्ध सूचना तक पहुंच प्रदान करता है तथा प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाता है। इसी आधार पर सीबीएसई से अब बच्चे अपनी आंसर बुक मांग सकते हैं। और भी जो सरकारी बोर्ड हैं, चाहे आपका ही यूओयू बोर्ड है, आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका मांग सकते हैं, क्योंकि यूओयू भी एक पब्लिक अथॉरिटी है मेरे बच्चों। चलो देखो, पब्लिक अथॉरिटी की ड्यूटी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल से संबंधित सूचना है, आरटीआई एक्ट 2005 एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। देखो, ड्यूटी करप्शन ऑफिशियल्स आरटीआई इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो सेक्शन जो हमारा 4 है वो ड्यूटी से है और करप्शन ऑफिशियल्स आरटीआई इन्फॉर्मेशन। आरटीआई अधिनियम के तहत आरटीआई अनुरोधों से संबंधित शिकायतों को हल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाया गया है? तो सीआईसी। मुझे लगता है इसको एक्सप्लेन करने की मुझको आवश्यकता नहीं है। सेकंड जो अपील होती है वो यहाँ होती है, ठीक है। अच्छा, और आरटीआई अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी प्रदान नहीं की जानी चाहिए यदि इससे नुकसान होता है। कहाँ कहाँ नुकसान होता है? जो धारा 8 के अंतर्गत एग्जामिशन में आपको कई बार बता चुकी हूँ। धारा कौन सा? सेक्शन 8 है, ठीक है, सेक्शन 8, ठीक है। देखो, सार्वजनिक सुरक्षा होगी तभी भी, राष्ट्रीय सुरक्षा होगी तब भी, आर्थिक हित होंगे तब भी, यानी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। तो डी इज द राइट ऑप्शन, उपयुक्त सभी, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। देखो, मुझे लगता है यह भी मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। चलो समझा देती हूँ। आरटीआई एक्ट का उद्देश्य ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन हर सूचना सार्वजनिक नहीं की जा सकती। कुछ सूचनाएं ऐसी होती हैं जिनका प्रकटीकरण करने से सार्वजनिक सूचना को नुकसान हो सकता है। सार्वजनिक सुरक्षा को, पब्लिक की अगर सुरक्षा को कहीं नुकसान होता है तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। राष्ट्रीय सुरक्षा अगर प्रभावित होती है तो भी नहीं दे सकते। देश के इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स होते हैं, हित होते हैं, उन पर अगर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है तभी भी नहीं देंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में संबंधित आरटीआई एग्जाम्पशंस जो धारा 8 में मैंने बताए लागू हो सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी सिक्योरिटी, नेशन और इकोनॉमी में से संबंधित मामलों में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन रुक सकती है, या सुरक्षा, राष्ट्र और अर्थव्यवस्था से को अगर हानि हो रही है कहीं, या इन तीनों में नुकसान हो रहा है, तो आरटीआई में छूट संभव है। आरटीआई अधिनियम में ऐसी सूचनाओं के प्रकटीकरण से छूट का प्रावधान है जिनके सार्वजनिक होने से राष्ट्रीय हित, सुरक्षा या अन्य संरक्षित हितों को नुकसान पहुंच सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? तो 2005 में। इसीलिए इसे सामान्य रूप से आरटीआई एक्ट 2005 भी कहा जाता है बच्चों, ठीक है। हाँ, अच्छा, आरटीआई अधिनियम के तहत किसी सार्वजनिक प्राधिकरण की को सूचना के अनुरोध का जवाब कितने में समय में देना चाहिए? ये पहले भी करा चुकी हूँ, 30 दिन। पीआईओ को 30 दिन में आंसर दे देना चाहिए। एक महत्वपूर्ण अपवाद, यदि सूचना का संबंध लाइफ एंड लिबर्टी से है, जीवन और स्वतंत्रता से, तो 48 दिन। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित में, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो आरटीआई का जन्म हुआ 2005 में, नॉर्मल आरटीआई 30 दिन में,
लाइफ एंड लिबर्टी 48 घंटों में। और देखो बच्चों, कहाँ कहाँ एग्जेम्पशन है, अगर सिक्योरिटी या फिर राष्ट्र की सुरक्षा या हित या इकोनॉमिक हित हमारे नुकसान होते हो, दुष्प्रभावित होते हो, वहाँ एग्जेम्पशन है। ठीक है, तो आरटीआई की शिकायत आप करेंगे। सीआईसी में सुरक्षा में छूट भी मिलती है, आपको बताया कब कब मिलती है और साल कब पारित हुआ आरटीआई एक्ट 2005। जवाब दिया जाता है 30 दिन में। निम्नलिखित में से कौन आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण यानी पब्लिक अथॉरिटी नहीं है? तो निजी कंपनियां नहीं है, बाकी सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और स्थानीय निकाय सभी पब्लिक अथॉरिटी में आते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, तो मोटा मोटा ये है कि पब्लिक अथॉरिटी आती है आरटीआई में, और जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो सामान्यतः आरटीआई में नहीं आती है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड ये है, यदि कोई निजी संस्था सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित हो या कानून की परिभाषा में आती हो तो स्थिति अलग हो सकती है। सामान्य निजी कंपनियां आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं होती, जबकि सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय तथा सार्वजनिक उपक्रम इसके दायरे में आ सकते हैं। आरटीआई एक्ट 2005 किस निकाय को सूचना देने से इनकार किए जाने से संबंधित शिकायतों को हल करने का अधिकार देता है? केंद्रीय सूचना आयोग। ठीक है, मतलब अगर कोई पीआईओ है, कोई कंपनी है, कोई निकाय है, कोई पब्लिक अथॉरिटी है, सूचना नहीं दे रही है, तो आम इंसान कहाँ शिकायत करेगा उस विभाग की? केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी। ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ओके, और आगे केंद्रीय सूचना आयोग, सूचना का झगड़ा होगा तो यहाँ जाएंगे लोग। ठीक है, चलो, केंद्रीय स्तर पर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार है? भारत के राष्ट्रपति। चयन समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सूचना आयोग में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपनी ओर से अकेले चयन नहीं करते। इसके लिए आरटीआई एक्ट में एक सिलेक्शन कमेटी चयन समिति का प्रावधान है। इस समिति में मुख्यतः प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो राष्ट्रपति प्लस चयन समिति की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति होती है। सिलेक्शन कमेटी तो चुनती है और प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं। कमेटी, इसका सिलेक्शन प्रोसेस को याद करने का देखो इजी फार्मूला है। सबसे पहले कमेटी अनुशंसा करेगी, ये हो गई अनुशंसा यानी रिकमेंडेशन, फिर प्रेसिडेंट नियुक्त कर देंगे, अपॉइंटमेंट। ठीक है मेरे बच्चों, चलो आगे चलते हैं मेरे बच्चों। एग्जाम लाइन, केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भारत की राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो देखो, ये जो प्राइवेट कंपनी है वो यहाँ पर नहीं आती है आरटीआई एक्ट में, पब्लिक आती है ओनली। और इन्फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम है, आपको नहीं मिल रही है, तो आप जाएंगे इन्फॉर्मेशन कमिश्नर पर। और इन लोगों की जो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त है, नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन कमेटी की रिकमेंडेशन पर। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइवेट कंपनी संस्थाएं नहीं आएंगी सीआईसी उसके आरटीआई के दायरे में। और सूचना के संबंधी कोई झगड़ा होगा, आप सीआईसी के पास जाएंगे, नियुक्ति करेंगे प्रेसिडेंट मेरे बच्चों। ठीक है, अच्छा चलो अब आगे चलते हैं। और सार्वजनिक प्राधिकरण कौन सा नहीं है इनमें से आरटीआई अधिनियम के तहत? तो निजी कंपनियां। अब इन चीज़ों को बार बार क्या देखना है, निजी कंपनियां नहीं हैं, स्थानीय निकाय हो जाएंगे। प्राइवेट कंपनी कहीं पर भी अगर ऑप्शन में है तो सीधे सीधे उसको आप लोग जो है टिक कर देंगे। और जितने भी भारत सरकार के उपक्रम होते हैं वो सब आरटीआई में आते हैं, और जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं बच्चों वो सब आरटीआई के दायरे में यहाँ पे जो है कवर्ड है मेरे बच्चों। तो मेन इसका उद्देश्य ही है कि जो सरकारी विभाग है उनके पास जो जो सूचना होती है उस तक आम जनता, सामान्य भारतीय नागरिक का जो है पहुँच हो जाए बच्चों। ठीक है, अच्छा चलो, आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी प्रदान नहीं की जानी चाहिए यदि इसे नुकसान होता है। देखो इन सभी को, चाहे आर्थिक हित को, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये तो शायद मैंने करा दिया था आप लोगों को। हाँ, 2005 में पारित हुआ, ये भी मैंने करा दिया था। 30 दिन भी करा दिया था कि समय सीमा 30 दिन है। लाइफ लिबर्टी के केस में भैया 48 घंटे है, ये मैंने आपको करा दिया था। क्वेश्चन है, कौन आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है? तो निजी कंपनियां। एक ही क्वेश्चन कई बार देखो एग्जाम में रिपीटेड फॉर्म में पूछा गया है मेरे बच्चों। ठीक है,
आरटीआई एक्ट 2005 किस निकाय को सूचना देने से इनकार किए जाने से संबंधित? ये केंद्रीय सूचना आयोग। एक एक क्वेश्चन आप फिर से देख लो कितनी तरीके से पूछा गया है मेरे बच्चों, तो डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये इनका भाई चुनाव कैसे होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त का? तो भैया कमेटी करती है, एक रिकमेंडेशन और प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट कर देते हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको करा दिया था। चलो अब चलते हैं आगे मेरे बच्चों। अच्छा, अब वही निजी कंपनियों वाला ये भी दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है कि भैया ये आरटीआई के दायरे में नहीं आती हैं, ठीक है। अच्छा, और कहाँ शिकायत करोगे सूचना का कोई भी झगड़ा होगा? सीआईसी में, ये भी कई बार देखो पूछ लिया इन्होंने। और धारा 12 में आता है केंद्रीय सूचना आयोग, और जो राज्य सूचना आयोग आता है वो कमेंट करना मैं कई बार बता चुकी हूँ कौन सी धारा में आता है। केंद्रीय स्तर पर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार है? भारत के राष्ट्रपति, चयन समिति की अनुशंसा पर या सिफारिश पर? ठीक है मेरे बच्चों, ये भी बार बार आ रहा है क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी आरटीआई एक्ट के तहत प्रकटीकरण से मुक्त नहीं है? देखो, वह जानकारी जो पहले से ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, ठीक है। देखो, मुक्त नहीं है यह पूछा है, अर्थात ऐसी सूचना बतानी है यहाँ क्वेश्चन में जिसे आरटीआई के तहत केवल एग्जेम्पशन के आधार पर रोकने का कारण नहीं है। देखो, सुओ मोटो डिस्क्लोजर के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, आरटीआई नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं डिटेल में। तो मेरे बच्चों, उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट कहता है आपको अपनी वेबसाइट पर अद्यतन करनी होंगी। तो उन सूचनाओं के बारे में अगर कोई आरटीआई आती है जो आपने पहले से ही वेबसाइट पर दे रखी है तो आप इनकार नहीं करेंगे, ठीक है। तो आगे बाकी विकल्पों में देख लेते हैं। निजी जानकारी कहाँ पे सुरक्षा प्राप्त है? तो देखो, निजी जानकारी है कुछ परिस्थितियों में धारा 81J, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट धाराएँ हैं। अगर आप कहीं भी आरटीआई डालते हैं तो किसी की निजी जानकारी मांगेंगे तो वो 81J में क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्टेड, और जानकारी नहीं दी जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अगर कोई सूचना मांगते हैं तो देखो वो भी 81A में यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है मेरे बच्चों। अच्छा, न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ी जानकारी परिस्थितियों के अनुसार संबंधित कानूनी प्रावधान इस पे लागू हो सकते हैं, इसलिए जो पहले से पब्लिक है उसे सीक्रेट कैसे कहेंगे? ऑलरेडी जो पब्लिक है उसे डिस्क्लोजर से एग्जेम्प्ट हम नहीं कर सकते। तो जो सूचना पहले से ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है उसे सामान्य आरटीआई के तहत गोपनीय सूचना मानकर रोकने का अधिकार नहीं होता है बच्चों। और मैं छोटी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ आप लोग ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं देख पाते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में कराऊंगी। किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित अत्यावश्यक सूचना के मामले में सूचना देने की अधिकतम समय सीमा क्या है? तो मेरे बच्चों, यहाँ पर देखो, आरटीआई एक्ट की धारा 71 कौन सी धारा है? इसको ज़रा हाईलाइट कर लो ताकि आप याद कर सको आराम से। 71 के अनुसार यदि मांगी गई सूचना का संबंध लाइफ और लिबर्टी यानी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो विद इन 48 आवर्स आपको सूचना देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ प्रश्न गलत है क्योंकि प्रश्न में यह विकल्प ही नहीं दिया गया है मेरे बच्चों। इसी तरीके से असाइनमेंट में भी कई क्वेश्चंस के ऑप्शन ही सही नहीं दिए हैं और मार्क्स बच्चों के कट जाते हैं, ये गलत है। मुझे लगता है यूओयू को इस चीज़ पर कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी आंसर सही नहीं है। लाइफ एंड लिबर्टी 48 घंटे, नॉर्मल आरटीआई 30 दिन, और जो लाइफ एंड लिबर्टी से जुड़े मुद्दे हैं वहाँ पर 48 घंटों के भीतर। और धारा कौन सी है? 71 में आंसर देना चाहिए, ठीक है। तो अगर पुराने प्रश्न में यही प्रश्न और यही विकल्प है तो इसे प्रश्न पत्र त्रुटि मानकर पढ़ें और 48 घंटे को ही सही कानूनी उत्तर के रूप में याद करें। तो कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप लोग जीवन में बहुत आगे बढ़े, तरक्की करें और लोगों की भी उन्नति में आप लोग सहायक बने। मुझे महर्षि दयानंद का आर्य समाज का दिया सिद्धांत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यूओयू के बच्चों को ये वीडियो शेयर करनी है मेरे बच्चों, ठीक है। और मैम के चैनल को भी आगे पहुंचाना है तो ज़रूर एक कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है। धन्यवाद।